गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 33वीं वीडियो 11वीं क्लास की हमारी मैथ्स की चल रही है। तो पिछली वीडियो जो 32वीं वीडियो थी उसमें हमने श्रृंखला नियम के बारे में बात की थी। और श्रृंखला नियम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब हम उसके बारे में बात कर चुके तो ये नहीं कि वो टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है, उसको हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2-4 सवाल और हम उसी के बारे में करेंगे। फिर इस वीडियो के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताऊँगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल यही यूज़ करते हैं, उसी विधि को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ और भी हैं, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और भी कई जगह 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अब ले लेते हैं हम कि e की पावर 10 5x, याद e की पावर 10 5x। अब इस तरह का फंक्शन 11वीं क्लास वाले बच्चों ने तो कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो इस तरह का फंक्शन अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम कैसे उसको हल करेंगे, बात वही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ब्रैकेट्स कैसे बनाएंगे, कौन किस पर डिपेंड है। तो e डिपेंड हो रहा है इस पूरे के ऊपर। e जो डिपेंड है, e का जो मान है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, 10 5x पर। 10 5 और ये जो 10 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 5x पर, है ना। तो ये दो ब्रैकेट्स हमने बना लिए। जब दो ब्रैकेट हम बना लेते हैं तो हमने ये मान लिया कि माना u बराबर 10 5x, u बराबर 10 5x, तो v बराबर मान लिया 5x। अब अगर v बराबर 5x मानते हैं तो ये इसमें आ जाता है और ये बन जाता है u बराबर 10v। सही है, u बराबर 10v हो गया। अब इस u के कारण ये वाला मान चेंज हो जाएगा और यहाँ पर माना जाता है y बराबर e की पावर u। देखिए अब दोबारा देखिए, इस पूरे को क्या मान लिया, u मान लिया, है ना। 10 5x को हमने u मान लिया, 5x को हमने v मान लिया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x को जब इसमें रखेंगे, 5x की जो वैल्यू आ रही है v आ रही है, तो 5x की जगह पे हमने क्या रख दिया, v रख दिया। तो अब क्या बन जाएगा, u बराबर 10v, यही तो होगा। तो u बराबर 10v हो गया। सही है यहाँ तक। फिर ये जो 10v है ये किसका मान था, 10 5x का। तो 10 5x को हमने 10v लिख लिया। 10v का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, u पर, यानी कि u के बराबर माना है। तो इस पूरे की जगह पर हम u रख सकते हैं ना, हो गया। तो ये जो अलग अलग क्वेश्चन थे, मतलब ये मिक्स क्वेश्चन थे, ये सारे अलग अलग बन गए। जैसे e की पावर u अलग हो गया, 10v अलग हो गया, 5x अलग हो गया। तो ये स्थिति बन गई। अब दो वेरिएबल माने हैं, बाकी का तरीका वही है, सेम जैसे पहले चल रहा था कि दो वेरिएबल माने हैं। जब दो वेरिएबल माने हैं तो dy पे dx के जो पार्ट बनते हैं वो बनते हैं 3। दो वेरिएबल हैं, 3 पार्ट बनेंगे, dy अपॉन du, du अपॉन dv और dv अपॉन dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उसके बाद में इनको देखते हुए अपनी लाइन सेलेक्ट करनी है ना। इनको देखते हुए आपको लाइन सेलेक्ट करनी है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे y और u आ रहा है तो आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें से y और u आ रहा हो, y भी हो और u भी हो। तो y आ रहा है, u यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन ऐसी है जिसमें y और u दोनों आ रहे हैं। y बराबर e की पावर u। क्लियर। अब इसमें मान रखिए, तो y बराबर e की पावर u हो गया। सही है। इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई du, और e की पावर x का क्या होता है, लिखवा चुके हैं हम फॉर्मूले, है ना। तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो उनको ज़रूर याद करिए, बार बार बोल रहे हैं, बिना उसके फॉर्मूले के बगैर इसको आप नहीं कर पाएंगे। तो e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, तो वही की वही कंडीशन रिपीट हो जाती है। और इसके लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका समाकलन भी e की पावर x होता है और इसका अवकलन भी e की पावर x होता है, दोनों सेम होते हैं, है ना। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही हमने इसके बारे में बात की थी। फिर आ जाइए यहाँ पर u और v, u आ रहा है और v आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो u और v किस में आ रहे हैं, u और v आ रहे हैं इस लाइन में, u बराबर 10v। तो u बराबर 10v, सही है, u बराबर 10v। अब 10v का यानी 10x का अवकलन क्या होता है, तो du अपॉन dv बराबर 10v यानी 10x। 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, x की जगह पे v चल रहा है, बस इतनी सी कंडीशन। फिर तीसरे पे आइए, v और x कहाँ पे आ रहे हैं,
v और x जिसमें एक साथ आ रहे हो, तो v और x इसमें आ रहे हैं एक साथ, तो v और x अगर इस यहाँ पे आ रहे हैं तो v बराबर 5x हो गया। सही है, v बराबर 5x आया। अब इस v बराबर 5x को जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x का 1 होता है ना। तो बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो हमने कराए थे उसमें नियम नंबर 2 बन रहा है ये, और नियम नंबर 2 के अनुसार जो कांस्टेंट आता है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो ये कोई भी फलन होता है तो उस फलन का अवकलन करते हैं, तो x का फलन का अवकलन 1 ही होता है। तो ये आ जाता है, इसको डाल दीजिए नंबर 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब समीकरण 2, 3, 4 से मान रख दिया समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 से मान रखने पर है ना, तो ये क्या मान आता है, इसमें dy बाई डी एक्स बराबर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब dy अपॉन du का मान रखना है ये वाला, तो इसका मान रख देते हैं e की पावर u, इसका मान रख दिया sec स्क्वायर v, इसका मान रख दिया 5। अब इनको हल कर दिया तो u तथा v का मान प्रतिस्थापित करने पर है ना, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर u का मान। अब e की पावर तो कोई दिक्कत नहीं है, e है, लेकिन u का मान रखना है आपको, तो u का मान क्या था देखिए tan 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर tan 5x, फिर sec स्क्वायर v, तो sec स्क्वायर v की जगह पर 5x, तो ये 5x हो गया, फिर 5 हो गया, है ना। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, कंप्लीट है। फिर इसके बाद जब हम इसको हल करते हैं, एक बार थोड़ा सा मिक्स करके लिख दें, बस यही आंसर है। तो dy बाई डी एक्स बराबर 5 हो गया, e की पावर tan 5x हो गया, और sec स्क्वायर 5x हो गया। ये तो है हमारा बड़े तरीके से आंसर। अब अगर हम ये कहें कि भाई छोटे तरीके से आंसर निकालिए, तो छोटे तरीके से तो एक लाइन में ही आंसर आता है। इसमें दिया हुआ है e की पावर tan 5x, अब tan 5x का जब हम अवकलन करते हैं इस पूरे का, तो क्या कंडीशन आती है, सबसे पहले e की पावर x, यानी इस पूरे को e की पावर x मानना है, x मानना है, e की पावर x, ये x है पूरा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, ऐसा कैसे ही आ गया। फिर अंदर आ जाएंगे यहाँ पर tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, x की जगह पे 5x चल रहा है। फिर 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन सेम हो गया, तो एक लाइन में आंसर आ गया, है ना। तो ये स्थिति हमारे पास बनती है कि जब हम छोटे तरीके से काम कर रहे हैं तब तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, और अगर बड़े तरीके से काम कर रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो बड़े तरीके से ही करना पड़ेगा, और अगर किसी कंपटीशन लेवल से बात कर रहे हैं तो छोटे तरीके से करना पड़ेगा। ये स्थितियाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और भी है इसी टाइप में ही, log sec x प्लस tan x, ये ले लेते हैं, log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x नंबर 2, अब देखिए दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया और इतने सारे इसमें पद आ गए, पता नहीं कैसे होगा, सही होगा गलत होगा पता नहीं। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लेते हैं sec x प्लस tan x सही, और या फिर इसको साइन और कॉज में बदल के कर देते हैं। तो हमारे पास बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है कि हम इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दें। तो y बराबर log sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज x, फिर tan x को लिख लिया sin x अपॉन कॉज x,
इनको सॉल्व कर दिया तो y बराबर log तो बाहर चल ही रहा है, log का कुछ नहीं करना, यहाँ पर एलसीएम कर दिया तो cos x आ गया और 1 प्लस साइन एक्स आ गया, है ना। ये स्थिति आ गई। अब बस यहीं रोक दीजिए इसको। हालांकि अभी और बन सकता है, अगर हम 12th लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तब तो आप 1 का भी प्रतिस्थापन रख सकते हैं, साइन एक्स का भी रख सकते हैं, cos x का भी रख सकते हैं, फिर इनको काट भी सकते हैं और 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड बनते हैं। तो 12th वाले बच्चे तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर कोई देख रहा है तो। लेकिन 11th क्लास के लिए अब ये चीज़ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। इनको क्या करना है, सीधा हम इसी को मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माना 1 u बराबर, अब एक पद माना जाएगा बस इसमें कि u बराबर 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, इसको एक पद को मान लिया। तो इसको जब आप u मान रहे हैं, एक पद मान रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज होता है, y बराबर log u, है ना, y बराबर log u, ये पूरा u बन गया कंप्लीट। अब एक वेरिएबल माना है हमने, केवल एक। अभी तक क्या मान रहे थे, 2 वेरिएबल मान रहे थे। जब आप 2 वेरिएबल मान रहे थे तो dy बाई डी एक्स के 3 पार्ट बन रहे थे, है ना। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो जो इस टॉपिक की चली थी, पहली वीडियो, तब मैंने आपको ये बोला था कि जितने वेरिएबल्स आप ले रहे हैं उस वेरिएबल से एक ज़्यादा dy बाई डी एक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें आ जाती है dy बाई डी एक्स बराबर, क्या कंडीशन है देखिए, dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, एक वेरिएबल लिया है तो dy अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ये नंबर 1 हो गया। सही है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए इसको देखिए पहले, y और u, तो y और u कौन से लाइन में आ रहा है, y बराबर log u में। तो यहाँ इसको लिखते हैं कि y बराबर log u, ये आ रहा है y बराबर log u। अब u के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन u आ जाता है। सही है, ये हो गया। इसको डाल दीजिए नंबर 2। इसी तरीके से जब हम इसके लिए काम करते हैं u का x के सापेक्ष, तो u और x किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें u अपॉन v बनेगा, है ना, u अपॉन v बना के इसको कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स, इसको हल कर दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कॉज एक्स, तो कॉज स्क्वायर एक्स, फिर कॉज एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे, फिर माइनस आ जाता है 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया और कॉज एक्स का अवकलन करेंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल रूल अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि जब u अपॉन वी आता है, यानी कि कोई 2 संख्याएं बटे में आती हैं, है ना, u अपॉन वी के रूप में आती हैं, तो इनके लिए हम u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला होता है v स्क्वायर, यानी नीचे वाले पद को स्क्वायर करके रख देंगे, फिर नीचे वाले पद को छोड़ दिया जाएगा, फिर ऊपर वाले पद का अवकलन करेंगे, फिर ऊपर वाले पद को छोड़ देंगे, फिर नीचे वाले पद का अवकलन करेंगे, है ना। ये फार्मूला पहले बता चुके हैं। कॉज एक्स आ गया ऐसे कैसे ही, फिर 1 प्लस साइन एक्स है, अब 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस 1 प्लस साइन एक्स है। 1 प्लस साइन एक्स क्या मीन्स हुआ इसका, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ छोड़िए। फिर कॉज एक्स है, कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया और अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉज एक्स का कॉज एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, है ना, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया। साइन एक्स से आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स से हम साइन एक्स को कर रहे हैं तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है ना, सभी जानते हैं ये बात। तो यहाँ लिख लेंगे कि डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ये दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स।
अब अगर कोई इसको देख रहा होगा तो उसको क्या लग रहा होगा कि भाई यही तो लगभग सवाल लेके चले थे हम, है ना, यही सवाल लेके चले थे और लगभग ऐसा कैसे ही आंसर आ गया। आंसर आ चुका है कि 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉज एक्स था, इसका अवकलन किया तो आंसर क्या मिला, 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉज स्क्वायर एक्स। तो लगभग सेम। और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस कॉज स्क्वायर एक्स को देखिए मैं यही लिख देता हूँ इसको कि 1 प्लस साइन एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, और ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। ये तो 10वीं क्लास का फॉर्मूला था, है ना, बताया भी था कि कॉज स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब हम इसको लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कट गए, मतलब वो वाला ऊपर वाला 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो गए। बचा क्या, यहाँ से बच गया डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन ये। तो ये डी यू अपॉन डी एक्स का मान आया और ये आ गया क्वेश्चन नंबर, ये समीकरण नंबर 3 हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना है हमें, अब फिर वही मेथड कि भाई समीकरण 1 में समीकरण 2 से और समीकरण 3 से मान रखना है। तो समीकरण 2 का मान तो आ रहा है 1 अपॉन यू, और समीकरण 2 का समीकरण 2 का मान तो 1 अपॉन यू, और समीकरण 3 का मान आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है समीकरण 1 में, तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा। अब एक बार पहले आप इसको नोट करिए और फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं। जैसे समीकरण 1 में यहाँ मान रखा तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो क्या मान आता है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही चल रहा है, इसकी जगह पर तो रख दिया 1 अपॉन यू, है ना, डी वाई अपॉन डी यू का मान 1 अपॉन यू था, और डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना आ रहा था, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब u का मान रखिए, अब भी और सॉल्व होगा। u का मान रखेंगे तो u का मान हमने क्या माना था, u कहाँ माना था, ये रहा, है ना, 1 प्लस साइन एक्स और कॉज एक्स। तो u की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सही है, 1 अपॉन साइन एक्स, नीचे कॉज एक्स आ रहा है अपॉन में, ये कॉज एक्स यहाँ से हट के ऊपर जाएगा, तो इस कॉज एक्स को हमने यहाँ रख दिया कॉज एक्स, और 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। फिर देखिए दोबारा सॉल्यूशन जहाँ तक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, उस सॉल्यूशन को वहाँ तक लेके जाना है। ये नहीं सोचना कि भाई बस आंसर लाना है हमें और कर दिया। जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे उसके आंसर को रोका जा रहा है, और ऐसा भी नहीं होता कि क्वेश्चन ऐसा कैसा आ जाएगा, किताब का ही क्वेश्चन आ जाएगा, बना के दिया जा सकता है। तो जहाँ तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, जहाँ तक हमें दिख रहा है कि वहाँ हम सॉल्यूशन कर सकते हैं तो करिए उसको। ऊपर आ रहा है कॉज एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, फिर वही फार्मूला बन गया जो उधर लिखा था हमने, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिख देंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉज स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर भी कॉज एक्स है, नीचे आ गया कॉज स्क्वायर एक्स, एक कॉज से एक कॉज कट गया, 1 अपॉन कॉज एक्स बच गया, और 1 अपॉन कॉज किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर, यानी अगर आप इस फलन का अवकलन करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, सेक एक्स मिलता है ना। अब 12th वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो उनको याद आ रहा होगा कि इसका अवकलन किया हमने, ये आंसर आया। अगर हम इस सेक एक्स का समाकलन कर देते हैं तो उसका आंसर यही होता है ना।
ट्वेल्थ वाले बच्चों को याद आ रहा होगा, अभी जो 11th वाले बच्चे हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है, अभी उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है टॉपिक, लेकिन 12th वाला अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो उसके लिए क्लियर हिंट है ये कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। अगर आप इसका अवकलन कर रहे हैं तो आपको ये प्राप्त हो रहा है, और जब हम इसका समाकलन करते हैं तो उन्होंने एज ए फॉर्मूला इसको याद किया हुआ है कि sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x होता है। आ गया? तो ये फॉर्मूला फॉर्मेशन भी हो गई और ये क्वेश्चन भी हो गया, दोनों बातें हो गई। तो 11th के हिसाब से भी ये टॉपिक चल रहा है, 12th के हिसाब से भी ये टॉपिक चल रहा है, तो दोनों क्लासेस के लिए ये थोड़ा सा यूज़फुल है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, नोट करिए, और आज के लेक्चर में बस हम इतनी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट में अगले लेक्चर पे मैं आपको कुछ फार्मूले भी लिखवाऊंगा और उसके बाद हम बात करेंगे एक नए मेथड के बारे में। तो अगर आप चाहें कि इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें तो मुझे ग्रुप में बताइएगा, तो हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई अब ये समझ में आ चुका है तो फिर हम एक नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है?